डाइनिंग टेबल पर आज पूरा कपूर परिवार अरवा का इंतजार कर रहा था। पिछले 1 महीने से अरवा नाश्ता, दोपहर और रात का खाना अकेले अपने कमरे में कर रही थी, लेकिन आज सभी ने तय किया था कि वो अरवा के साथ ही नाश्ता करेंगे, फिर चाहे उन्हें कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। आज खास तौर पर अरवा की पसंद का हर नाश्ता बनाया गया था। इस सब में सरवा को भी मजबूरी में शामिल होना पड़ा। एक अच्छी केयरिंग बड़ी बहन की छवि बनाए रखने के लिए उसने भी अरवा के लिए खास पीनट बटर केक मंगवाया था। थोड़ी ही देर बाद हॉल से एक प्यारी सी जिद्दी आवाज सुनाई दी। सबने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें वहीं ठहर गईं। सामने से अरवा और आरव साथ में आ रहे थे। अरवा उस वक्त अपने भाई से किसी बात पर जिद कर रही थी और आरव उसे प्यार से मना कर रहा था। अरवा उस समय बिल्कुल किसी ताजा खिले फूल जैसी लग रही थी। इतने दिनों बाद अपने चिर परिचित अंदाज में उसे देखकर पूरा परिवार बेहद खुश था। सबकी आंखों में चमक थी, चेहरों पर मुस्कान। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रिएक्शन तो सरवा के चेहरे पर था। उसके चेहरे पर कभी हैरानी, कभी जलन, तो कभी किसी जोकर जैसी बेअंदाज मुस्कान दिखाई दे रही थी। और हो भी क्यों ना, उसने तो इतनी मेहनत की थी अरवा को बदसूरत दिखाने की, और आखिर में हमारी प्यारी अरु ने उसकी सारी चालें नाकाम कर दी। जैसे ही दोनों भाई बहन डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, दादी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे कितने दिन बाद फिर से वैसे ही जिंदा दिल और खुश लग रहे हैं। मेरी तो आंखें तरस गई थीं। आज इस मेंशन को उसकी असली रौनक वापस मिल गई। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी मेरे इन नन्हे सितारों को। चलो पहले मैं तुम दोनों की नजर उतार देती हूँ। इतना कहकर दादी जी ने दोनों के कानों के पीछे काला टीका लगाया और उनकी नजर उतारी। अरवा के चेहरे पर उस वक्त एक अलग ही चमक थी। वो बेहद खुश लग रही थी। जैसे ही अरवा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी, उसकी नजर सामने बैठी सरवा पर पड़ी। सरवा बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान टिकाए बैठी थी। अरवा ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन कहा, अब देख तू, नेवले की शक्ल वाली नागिन, अब तक तो तू चैन से मेरी जिंदगी हराम करके नाश्ता करती थी, अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना सोचते ही अरवा ने प्यारा सा मासूम चेहरा बनाकर अपने भाई की तरफ देखने लगी। वो उस वक्त इतनी मासूम लग रही थी जैसे पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भोला भाला कोई हो ही नहीं सकता। परिवार के सभी लोग उसकी इस मासूमियत पर फिदा हो गए। तभी अरवा ने मासूमियत भरी आंखों से अपनी दादी की ओर देखा और नन्ही सी आवाज में बोली, ग्रैनी, क्या मैं अब आपके लिए जरूरी नहीं रही? क्या अब मैं आपकी फेवरेट नहीं हूँ? ये कहते हुए अरवा की समंदर जैसी नीली आंखों में हल्के से आंसू आ गए। वैसे ये आंसू खुद नहीं आए थे। अरवा को रुलाना इतना आसान भी नहीं। ये आंसू तो उसने खुद अपने होंठों को दांतों तले दबाकर लाए थे। उस दर्द की टीस से ही उसकी आंखें भर आई थीं। अरवा की बात सुनकर दादी जी तुरंत उसके पास आईं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुमसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती भी हो। मेरी गुड़िया रानी तो हमेशा से ही अपनी दादी की सबसे प्यारी रही है। इतना कहकर दादी जी ने उसके गालों को प्यार से सहलाया। ये पल इतना नर्म और प्यारा था कि हर चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी दादाजी भी बोले, दादू की प्रिंसेस क्यों उदास है और ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? तुम्हें तो पता है ना, इस पूरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी ही है, और तुम तो दादू की जान हो। दादी दादाजी की बातें सुनकर अरवा के दिल में एक मीठा सा सुकून भर गया। कुछ पल के लिए उसे अपने नाना नानी की झलक अपने दादा दादी में दिखाई दी। वहीं सरवा थोड़ी चौंकी हुई सी दादाजी की ओर देखने लगी, क्योंकि पूरे परिवार में दादाजी को सबसे सख्त मिजाज और कठोर स्वभाव वाला माना जाता था। लेकिन आज पहली बार उन्होंने ऐसा नरम और अपनापन भरा व्यवहार सिर्फ अरवा के लिए दिखाया था, और यही बात सरवा को और ज्यादा जलाने लगी। पर उसे कौन समझाए, जितना वो सोचती है उससे कहीं ज्यादा अरवा इस परिवार की रूह है। अरवा ने सबकी ओर एक नजर डाली, लेकिन उसकी निगाहें एक जगह आकर ठहर गईं, सरवा पर, जो इस वक्त दादी जी और दादाजी के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। वहीं सरवा भी अरवा को ही देख रही थी, पर जैसे ही उसने महसूस किया कि अरवा की सीधी नजर उसी पर है, उसका दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसके मन में एक डर सा समा गया। क्या क्या अरवा को याद तो नहीं आ गया कि जहर मैंने दिया था? अगले ही पल खुद को समझाते हुए वो मन ही मन बोली, नहीं नहीं, अरवा की याददाश्त तो चली गई है, उसे कहाँ याद रहेगा कुछ भी। लेकिन फिर भी
ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है, और ऊपर से मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर कर इतनी सज धज के सामने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, शायद फिर से सब कुछ शुरू करना होगा, और इस बार मैं इसे पहले से भी ज्यादा तकलीफ दूंगी, सबसे दूर कर दूंगी इसे। लेकिन सर्वा को क्या पता था कि अरवा उसके दिल की बातें सुन पा रही थी। पहले तो उसे हैरानी हुई, पर जैसे जैसे सर्वा के जहरीले इरादे सामने आने लगे, अरवा का गुस्सा भी बढ़ता गया। मन ही मन वो हल्की सी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे तकलीफ देगी तू? अब वो कमजोर अरवा नहीं रही मैं। और दूसरी बात, मुझसे चीजें छीनने की गलती मत करना। अब मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ। जिस पर तू सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है, उसकी शुरुआत आज से ही होगी। इतना सोचकर अरवा ने सर्वा की ओर एक शातिर सी मुस्कान फेंकी, जिसे उसने सबकी नजरों से छुपा लिया। फिर मासूमियत ओढ़े हुए उसने दादी दादा की ओर देखा और बोली, हैंडसम। अरवा अपने दादाजी को प्यार से यही कहती थी। मुझे अब सब समझ में आ गया है, ये लड़की चाचू की एडॉप्टेड डॉटर है ना? अरवा ने जानबूझकर एडॉप्टेड शब्द जरा तेज आवाज में कहा, ताकि सर्वा को और जलाया जा सके। और अब की तारीख के हिसाब से मुझे सिर्फ 2 महीने की बातें याद नहीं हैं, और ये लड़की भी तो ठीक 2 महीने पहले ही यहाँ आई थी ना? तो क्या आपने मेरी जगह इसे दे दी है? अब ये आपकी फेवरेट है? सब इसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं। ये कहते ही अरवा के गालों पर 2 बड़े आंसू ढुलक गए, जिन्हें देखकर सब चौंक गए, क्योंकि डॉक्टर खान ने सबको साफ कहा था कि अरवा को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है, उसे खुश रखना है। अरवा की बात सुनकर आरव ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। शिश, मेरा बच्चा रोता नहीं है, तू तो भाइयों की स्ट्रांग बच्ची है ना? और किसने कहा कि तू इम्पोर्टेंट नहीं है? यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तेरे बिना सब अधूरे हैं। तेरे भाइयों तो तुझे देखकर ही सांसें लेते हैं, और तेरी जगह हमेशा तेरी ही रहेगी, उसे कोई नहीं ले सकता। तभी दादाजी भी बोले, हाँ बच्चा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तू ही इस परिवार की प्रिंसेस है, और प्रिंसेस की जगह कोई नहीं ले सकता। अरवा सबकी बातें सुनकर मासूमियत से बोली, तो फिर मेरी जगह पर ये कैसे बैठी है? ये तो ओनली माई चेयर है ना, यहाँ तो सिर्फ मैं ही खाना खाती हूँ, मेरी स्पेशल प्लेस। अरवा की ये मासूम बात सुनकर सबका ध्यान उस कुर्सी की ओर गया जिस पर सर्वा बैठी थी। उन्हें याद आया, अरवा हमेशा से अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव रही है। भले ही वो बीते 2 महीने में बदल गई हो, लेकिन उस वक्त तक वो किसी को भी अपनी चीजों को छूने तक नहीं देती थी। और फिर सबको एहसास हुआ कि जब से अरवा ने सबके साथ खाना छोड़ दिया था, कोई भी पूरे मन से डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठता था। हंसी मजाक और वो रौनक जैसे कहीं खो सी गई थी। इन्हीं दिनों में कब सर्वा उस कुर्सी पर बैठ गई, किसी को भनक तक नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आरव ने कैसे नोटिस नहीं किया, तो बताऊं। जब से अरवा ने फैमिली के साथ खाना छोड़ दिया, आरव ने भी अकेले खाना शुरू कर दिया, और डाइनिंग टेबल पर अरवा के लिए जो स्पेशल प्रिंसेस चेयर उसने कस्टमाइज करवाई थी, उसे भी हटवा दिया। वैसे भी कपूर खानदान एक रॉयल फैमिली है, यहाँ हर कुर्सी और हर चीज रॉयल ही होती है। अब जब अरवा ने वो बात कही, सर्वा की आंखों में गुस्सा उबलने लगा। वो अरवा को घूरने लगी, जैसे अपनी नजरों से ही उसे जला डालेगी, लेकिन उसका ये ख्याल ख्याल ही रह जाएगा। तभी आकाश कपूर, अरवा के बड़े पापा और सर्वा के पिता, बोले, अरु मेरी बच्ची, आप रोइए मत, इससे आपकी तबीयत पर असर होगा। और हाँ, ऐसा मत सोचो, भले ही सर्वा को मैंने बेटी बनाया है, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे पहली बेटी आप ही हैं, मेरी परी। ये जगह आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। सर्वा अब से उस चेयर पर नहीं बैठेगी। ठीक है बड़े पापा की जान, अब रोना बंद करो। अरवा ने अपने बड़े पापा की बात सुनकर खुश होते हुए चहककर उन्हें गले लगा लिया। सच्ची चाचू, आकाश जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ मैं सारी। तो अरवा ने भी उनके गाल पर एक प्यारी सी बेबी किस दे दी और बोली, बड़े पापा, आई लव यू, यू आर बेस्ट। चाचा, भतीजी का ये प्यार देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया, मगर वहीं 2 नजरों में आग धधक रही थी। पहली, नेवले वाली शक्ल की सर्वा की, जो अपने ही बाप को अरवा की तारीफ करते और उसे खुद से ज्यादा अहमियत देते देख जल भुन गई थी। ऊपर से अब तो उस कुर्सी पर भी उसका हक नहीं रहा, जो कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से अरवा की थी। दूसरा चेहरा था अरविंद कपूर का, जो अपने बड़े भाई आकाश कपूर को घूर रहा था, क्योंकि अरवा ने अब तक उससे एक भी बात नहीं की थी। उसे इग्नोर करके अपने बड़े पापा से लिपटी जा रही थी, और अरविंद के अंदर का पजेसिव बाप अब तिलमिला उठा था। इस बीच आरव ने अरवा की स्पेशल प्रिंसेस चेयर फिर से वहीं लगवा दी थी।
अरवा भी उस पर बैठ गई और जैसे ही खाना उसके सामने आया उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगीं। बाकी सब भी बच्चे जैसे एक्साइटेड होकर अरवा की ओर देख रहे थे कि अब देखो सबसे पहले क्या खाएगी हमारी नन्ही रानी। अरविंद कपूर ने बारी ली। प्रिंसेस, ये बादाम की खीर खाओ, आपकी फेवरेट। आकाश जी तुरंत बोले, नहीं बच्चा, पहले मीठा नहीं खाते, पहले ये क्रीमी अफगानी पास्ता ट्राई करो। अक्षरा जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। नहीं नहीं, पास्ता नहीं खाएगी अरु, अभी उसे देसी खाने की जरूरत है, और उसका फेवरेट आलू का पराठा। तभी दादाजी की सख्त आवाज गूंजी, चुप करो सब, इस सब में मेरी प्रिंसेस कुछ नहीं खाएगी। सब हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। तभी वो बोले, क्योंकि मेरी प्रिंसेस सबसे पहले अपनी फेवरेट पाव भाजी खाएगी। सब बोले, क्या आप भी? और तभी दादी जी की और भी रौबदार आवाज गूंजी, जरूर खाएगी मेरी बच्ची सब कुछ, और इस सब में कोई लड़ाई नहीं करेगा। खबरदार, जो किसी ने मेरी राजकुमारी को परेशान किया, जो उसका मन होगा वो वही खाएगी पहले। दादी की बात सुनकर सबने सिर हिला दिया। दादाजी, जो वैसे भी अपनी पत्नी से डरते थे, कुछ बोले बिना बस मुस्कुरा दिए। कहते हैं ना, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे ही सबसे ज्यादा डरते हैं, उन्हें खोने के डर से। फिर दादी ने आगे कहा, और मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी बच्ची की पहली पसंद है उसकी दादी के हाथ का बना गाजर का हलवा। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अरवा सबका इतना प्यार पाकर भावुक हो गई। जिस प्यार की वो तड़पती रही, आज उसे उससे कहीं ज्यादा मिल रहा था। और तभी सबके कानों में एक बर्फ से भी ठंडी आवाज पड़ी, स्टॉप इट, आई एम सॉरी, लेकिन अरु अब कुछ नहीं खाएगी। ये आवाज आरव की थी, जो अब तक मुस्कुराकर अपनी बहन के लिए सबका प्यार देख रहा था, मगर उसकी नजरें अब सरवा पर टिक गईं। सरवा शायद अब अच्छी बड़ी बहन बनने का नाटक शुरू करने ही वाली थी। उसके हाथ में वही पीनट बटर केक था जो शायद वो अरवा को खिलाने जा रही थी। तभी आरव को डॉ खान की सारी बातें याद आ गईं। उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा लौट आया। उसने सबको रोक दिया। अरवा भी उसे हैरानी और मासूमियत से देखने लगी। तभी अरविंद जी ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है आरव तुम्हारा, और ये किस लहजे में अपने बड़ों से बात कर रहे हो? कई दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूं मैं। अरविंद की बात सुनकर आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, मिस्टर कपूर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस सबको रोका है। शायद सब भूल गए हैं कि प्रिंसेस की तबीयत खराब है और वो तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। मैंने कल भी कहा था, अब से अरु के लिए खाना सिर्फ मैं बनवाऊंगा, जब तक हमें ये न पता चल जाए कि उसे जहर देने वाला कौन था, और जब तक वो सामने न आ जाए, अरु किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाएगी। किसी के भी, मतलब किसी के भी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्यारे पाठकों, मैं माफी चाहती हूँ कि अब तक न विलेन की एंट्री हुई है और न ही हीरो की। असल में मैंने इस चैप्टर में उनकी एंट्री कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं अरवा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि कहानी बस उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। हर बार जब आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ न कुछ कट जाता था। लेकिन मैं वादा करती हूँ, अगले चैप्टर की शुरुआत में ही आपको हीरो और विलेन दोनों की धांसू एंट्री जरूर देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। प्लीज मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपके कमेंट्स ही मुझे आगे लिखने की हिम्मत देते हैं। दादी जी भी ये सब देखकर बहुत आरव की बात को अरविंद कपूर भी समझ गए। इसी वजह से उन्होंने या किसी और ने उसे कुछ नहीं कहा। वहीं अरवा भी मुंह लटकाए अपने सामने रखे इतने लजीज खाने को लालच भरी नजरों से देख रही थी। वो मासूमियत से बोली, भैया थोड़ा सा तो टेस्ट करने दो, अब तो मैं ठीक हूँ वैसे भी। लेकिन अरवा को शायद ये नहीं पता था कि जब बात उसी की हो तो आरव पर उसकी मासूमियत का भी असर नहीं होता। आरव सख्त आवाज में बोला, प्रिंसेस, नो मीन्स नो, अब आप चुपचाप ये खिचड़ी खाइए, मैंने खुद बनाई है। अरवा मुंह बनाते हुए बोली, ई खिचड़ी। आरव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ खिचड़ी, और वो भी पूरी खत्म करनी है। इतना कहकर आरव ने खुद अरवा को वो खिचड़ी खिलानी शुरू कर दी। अरवा भी अजीब अजीब मुंह बनाते हुए धीरे धीरे खाने लगी। बाकी सब लोग भी अब अपने अपने नाश्ते में लग गए। वहीं दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर आज काफी चहल पहल थी। कई न्यूज चैनलों के रिपोर्टर, फोटोग्राफर्स और बहुत सी लड़कियां किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रही थीं। तभी एयरपोर्ट के अंदर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। जैसे ही जेट का गेट खुला, वहां से 10 बॉडीगार्ड्स काले कपड़े पहने हुए बाहर निकलकर लाइन में खड़े हो गए।
और फिर उनके बीच से एक शख्स जेट से बाहर आया। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उसने ब्रांडेड ऑलिव ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। कोट के आगे के बटन खुले हुए थे, जिससे अंदर की सफेद शर्ट साफ दिख रही थी। आंखों पर शेड्स, बाल जेली से सलीके से सेट किए हुए, रंग गेहुआ, हल्की हल्की दाढ़ी। वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर लड़कियां उसकी एक झलक पर ही फिदा हो रही थीं। तभी उसके सामने एक और आदमी आया और झुककर बोला, वेलकम बैक रिदान सर। ये आदमी था रिदान ओबेरॉय, इंडिया के सबसे हैंडसम और अमीर बैचलर्स में से एक। रिदान ओबेरॉय कोई आम नाम नहीं था। वो एक रॉयल फैमिली से था। उसकी कंपनी ओबेरॉय इंडस्ट्रीज कपूर लेगेसी ग्रुप के बराबर की पावरफुल कंपनी थी। आज रिदान ओबेरॉय 5 साल बाद इंडिया लौटा था। पिछले कई सालों से वो अमेरिका में अपनी हायर स्टडीज कर रहा था और वहाँ की ब्रांच भी संभाल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हीं के कहने पर उसे इंडिया लौटना पड़ा। रिदान अपने दादाजी से बहुत करीब था और अब आगे की पढ़ाई भी यहीं से पूरी करने वाला था। जो आदमी इस वक्त उसके सामने खड़ा था वो उसका पी.ए. राज था, जो 2 दिन पहले ही इंडिया आया था। राज ने चिंतित होकर कहा, सर, किसी ने आपके इंडिया लौटने की खबर लीक कर दी है। आप मेन एंट्रेंस से बाहर नहीं जा सकते। बहुत भीड़ और रिपोर्टर्स हैं। राज की बात सुनकर रिधान ने बस सिर हिला दिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पूरा कपूर परिवार इस वक्त मेंशन के बड़े ड्राइंग रूम में रॉयल सोफों पर बैठा था। सब लोग आरव कपूर का इंतजार कर रहे थे। सरवा ने मासूमियत से पूछा, आज भाई ने हम सबको अचानक क्यों बुलाया? दादी जी मुस्कुराई और बोली, हमें भी नहीं पता बेटा, जब आरव आएगा तभी पता चलेगा। दादी की बात सुनकर सरवा चुप हो गई। तभी तेज कदमों की आवाज आई जो सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। हाँ, ये आरव ही था। दादाजी ने आरव की तरफ देखकर पूछा, बेटा, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कोई बात है क्या? अब सबकी निगाहें आरव पर थीं। उसने सबको एक तेज नजर से देखा और 2 पल रुककर बोला, जी दादू, मुझे सबको एक जरूरी बात बतानी है। मैंने एक फैसला लिया है। आरव की ये बात सुनकर सब चौंक गए और सरवा भी सतर्क हो गई। दादाजी बोले, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? आरव, अगले हफ्ते अरु बच्चा का 18वां जन्मदिन है। ये सुनते ही सबको याद आ गया कि उनकी प्यारी राजकुमारी का जन्मदिन पास ही है। अरविंद जी भी बोले, अरे हाँ, मेरी बच्ची का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया। सबके चेहरे खुशी से खिल गए, लेकिन सरवा के मन में जलन की आग लग चुकी थी। सरवा मुस्कुराकर बोली, आरव भैया, क्या आप कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं अरु के लिए? आरव ने सरवा को एक नजर देखा और साफ आवाज में बोला, मैं अरु के 18वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी देने वाला हूँ और उसी दिन मैं सबके सामने उसे कपूर खानदान की इकलौती बेटी के रूप में सबके सामने लाऊंगा। ये सुनकर पूरा कपूर परिवार हैरान रह गया। सबसे बड़ा झटका सरवा को लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। सरवा मन ही मन बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर सबको पता चला कि असली कपूर बेटी अरवा है तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। मैंने जो महीनों में नाम कमाया है वो सब मिट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जहां सरवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वहीं अरवा एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे लगा था उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने भाई और परिवार को मनाने में। तभी उसे याद आया कि इस नावेल की कहानी में कैसे सरवा ने अरवा को बहकाया था और अरवा ने प्यार में आकर खुद को दुनिया के सामने गोद ली हुई बेटी बताया था और उसी दिन उसकी तबाही शुरू हुई थी। इतना याद आते ही अरवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और भाई मान भी गया। अब देखती हूँ इस नकली नागिन को। जो होना है अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ और इस बार धमाका जरूर होगा। ये सोचते ही अरवा उठी और आरव को गले लगाकर बोली, भाइयों, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आप दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट भाई हो। आरव ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, बच्चा, आराम से। और हाँ, मैं बेस्ट भाई सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी बहन मिली है। अरविंद जी ने गुस्से में कहा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया आरव, बिना हमसे पूछे? आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं और अगर किसी को मेरे फैसले से ऐतराज है तो वो पार्टी में न आए। इतना कहकर वो अरवा को साथ लेकर वहां से चला गया। अरविंद जी गुस्से में बोले, डैड, देखा आपने अपने लाडले को किस लहजे में बात कर गया।
दादाजी शेरदिल कपूर गंभीर आवाज में बोले। अरविंद, शुक्र मनाओ, उसने बताया, और जो कुछ तुमने किया है उसके बाद भी अगर वो यहाँ है और कंपनी संभाल रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसके फैसले को पूरी तरह मंजूर करता हूँ। इतना कहकर दादाजी भी चले गए। अरविंद जी ने गुस्से में फूलदान जमीन पर पटक दिया। आकाश जी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरविंद, गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अरविंद जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, कितना और वक्त चाहिए? 17 साल हो गए उस बात को। क्या मेरी गलती की कोई माफी नहीं? मेरा दिल भी तरसता है अपनी बेटी को प्यार करने के लिए, लेकिन उसकी नफरत मुझे अंदर तक तोड़ देती है। वो सबको अनदेखा करके अपने कमरे की ओर चल दिए। दादी जी भी ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। मन में बोली, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकी, लेकिन जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। फिर दादी भी अपने कमरे में चली गई। वहीं सर्वा अपनी माँ अक्षरा जी से बोली, माँ, आरव भैया हमेशा अंकल से इतने रूड क्यों होते हैं? आखिर पापा ने ऐसा क्या किया है? अक्षरा जी की आंखों में किसी की याद चमकी। आंखें भर आईं और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। अक्षरा जी बोली, कुछ नहीं बेटा, पुरानी बातें हैं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अब जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर बर्थडे की शॉपिंग भी करनी है ना। फिर सब एक एक कर वहां से चले गए। क्या आरव ने यह फैसला अचानक लिया या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्यों है उसे अपने ही पिता से नफरत? क्या सर्वा रोक पाएगी अरवा की सच्चाई को सामने आने से? क्या अरवा बदलेगी अपनी तकदीर? और 17 साल पहले क्या ऐसा हुआ था जो सब कुछ बदल गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय मैजिकल रिबर्थ, आपकी लेखिका असिया के साथ। पाठकों से निवेदन, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समय निकालकर ये चैप्टर्स लिखूं। आपके प्यारे कमेंट्स और फीडबैक मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अरवा उस वक्त आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठी थी और आरव उसके सिर की मालिश कर रहा था। अरवा धीरे से बोली, भाइयों, आप कभी थकते नहीं हो क्या? आरव मुस्कुराते हुए, किस चीज से? अरवा ने आंखें खोली और बोली, आप इतनी बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आपके पास तो ढेरों काम होंगे, फिर भी आप हमेशा मुझे किसी मम्मा की तरह प्यार करते हो, जैसे मम्मी अपने बेबी की हर जरूरत का ख्याल रखती है। आप भी मेरे भाई कम मम्मी जैसे ज्यादा लगते हो, और ऊपर से इतने सारे काम भी संभालते हो। आरव ने प्यार से कहा, नहीं, मैं नहीं थकता, और अगर तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी बिना आराम के भी काम करना पड़े तब भी नहीं थकूंगा। तुम मेरी बहन से ज्यादा मेरा बच्चा हो। अगर तुमसे प्यार न करूं तो फिर किससे करूं? तुम ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। अरवा की आंखों में नमी आ गई। उसने भावुक होकर कहा, भाइयों, अगर आप कभी मेरे पास नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि आपके बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगी। आरव ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तो मेरी जान, तुम्हें मुझसे दूर जाना ही क्यों है? तुम्हारा भैयू हमेशा तुम्हारे साथ है, और अगर कभी न भी हो सका तब भी मैंने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहेगी, है ना? अरवा हंसते हुए बोली, हाँ भैयू, और मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। आई लव यू द मोस्ट। आरव ने उसका माथा चूमते हुए कहा, आई लव यू टू मेरा बच्चा। थोड़ी देर बाद अरवा फिर पूछ बैठी, भैयू, एक बात पूछूं? आरव, हाँ बच्चा, जो पूछना है पूछो। अरवा थोड़ी गंभीर हुई, आपने मेरा बर्थडे इतना ग्रैंड क्यों रखा, वो भी सबके सामने अनाउंसमेंट, जबकि आप तो हमेशा इसके खिलाफ रहते थे, कभी मुझे सबके सामने लाने ही नहीं देते थे। आरव ने हल्के से उसकी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए गहरी सांस ली और फिर उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बच्चा, यही तो तुम चाहती थी ना? और अब तो पहले जैसी बात नहीं रही। अब तुम्हें क्लास ज्वाइन करना है, जिसके लिए बाहर जाना जरूरी है, और मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, एक आया की तरह। फिर उसने धीमे से मन ही मन कहा, दुनिया से बचाते बचाते घर के लोग ही तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेते, ये फिर ना हो पाए, इसलिए अब तुम्हें सबके सामने लाना जरूरी है। हाँ, चेहरा अब भी दुनिया को नहीं दिखेगा, सिर्फ जरूरी लोगों के लिए ही। अरवा आरव के दिल की सारी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए और भी ज्यादा प्यार भर आया। भैयू, आई ट्रस्ट यू, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। मुझे हमेशा की तरह आपकी गोद में सिर रख के सोना है, वरना आपको पता है मुझे नींद नहीं आती।
आरव मुस्कुरा उठा और उसे प्यार से बेड पर लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है बच्चा, सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। वैसे भी शाम को अरसलान आएंगे तुम्हारा चेकअप करने, फिर तुम एकदम ठीक हो जाओगी। अरवा अब नींद की आगोश में जा चुकी थी। उसकी बॉडी अब भी बहुत कमजोर थी। जिस शरीर में कभी जहर इंजेक्ट हुआ हो वो फिर कभी नहीं उठ पाता। लेकिन अरवा की मैजिकल पावर्स की वजह से वो होश में भी आ गई और सुबह से अब तक सामान्य इंसानों की तरह उठ बैठ रही थी। हाँ, उसकी शक्तियां अब भी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थीं, क्योंकि उसका शरीर अब भी बहुत कमजोर था। पार्ट 2, लाइफ हॉस्पिटल वीआईपी रूम। लाइफ हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर 10 से 15 गार्ड्स तैनात थे। तभी वहां 3 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां आकर रुकीं। सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए। बीच वाली गाड़ी से एक आदमी उतरा और पीछे की सीट का दरवाजा खोला, जहां से एक मजबूत शख्सियत लिए रिदान ओबेरॉय बाहर निकले। उनके पीछे थे उनके पर्सनल असिस्टेंट और दोस्त राज। रिदान आगे आगे और बाकी गार्ड्स सतर्कता के साथ पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही मिनटों में रिदान हॉस्पिटल के 5वें माले पर एक वीआईपी रूम के बाहर खड़े थे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सामने अपने दादाजी को देखा, राजवंत ओबेरॉय, जो बेफिक्री से बेड पर आराम से चॉकलेट का आनंद ले रहे थे। उन्हें देख रिदान की आंखें ठंडी पड़ गईं। राजवंत ओबेरॉय फैमिली के हेड थे, बेहद हंसमुख, मजाकिया और चॉकलेट के दीवाने। पत्नी के जाने के बाद अगर किसी चीज ने उनका दिल जीता है तो वो है चॉकलेट। इसी चक्कर में कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि इनका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। कोई नहीं कह सकता कि ये एक समय में आर्मी अफसर रह चुके हैं, क्योंकि अब वो मानते हैं कि जिंदगी का अनुशासन उन्होंने बहुत निभा लिया, अब जीने के दिन हैं। लेकिन अगर किसी से डरते हैं तो वो है उनके इकलौते पोते रिदान ओबेरॉय से। राज, जो सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं बल्कि रिदान का घनिष्ठ मित्र है, ऑफिस समय में पर्सनल असिस्टेंट की भूमिका निभाता है, लेकिन दादाजी और घर के बाकी लोगों के भी बहुत करीब है। जैसे ही दादाजी ने किसी की पैनी नजरों का एहसास किया, उन्होंने धीरे से सिर उठाया और रिदान को सामने देख उनकी आंखें बड़ी हो गईं। चॉकलेट उनके हाथ से छूटकर सीधे बेडशीट पर गिर पड़ी। थूक गटकते हुए वो सोचने लगे, ये यहाँ कैसे आ गया, वो भी इतनी जल्दी? मुझे लगा था आने में कुछ दिन तो लगाएगा। अब इसके सवालों से कैसे बचूं? फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने झूठी हंसी के साथ कहा, रिधु बेटा, तुम ऐसे अचानक आ गए, बताया भी नहीं। रिदान की ठंडी आवाज आई, क्यों दादू? बताकर आता ताकि आप सतर्क रहते। मुझे आपकी हर हरकत का पता चल ही जाता है। रिदान के ताने और गुस्से से दादाजी मन ही मन बोले, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई इसे समझाए कि मैं इसका दादा हूँ, ये मेरा पोता। यहाँ तो ये ही दादा बन गया है मेरा। खांसते हुए उन्होंने कहा, रिदान, क्या कह रहे हो? और जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी दो। रिदान ने गहरी नजर से देखा, नहीं तो क्या दादू, आपकी यही शुगर की वजह से आप अस्पताल में हैं और आप फिर भी चॉकलेट छोड़ नहीं सकते। रिदान ने नर्स को बुलाया और कहा, इन पर नजर रखो। फिर वो डॉक्टर से मिलने चला गया। राज भी जाने लगा था, लेकिन दादाजी ने उसे रोक लिया। ओए नालायक, तू रुकेगा? अब तू मेरे सवालों के जवाब देगा। राज ने मन ही मन सोचा, पहले पोते की सुनता हूँ, अब बॉस के बाप की भी सुननी पड़ी। बताओ मुझे, तूने मेरे पोते के आने की खबर मुझे क्यों नहीं दी? राज ने डरते हुए कहा, दादू, आपके पोते ने धमकी दी थी कि अगर आपको बताया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, और तुमने मान भी लिया? इसी तरह दोनों की मजेदार बातचीत चलती लाऊंग। मीनवाइल इन डॉक्टर्स कैबिन, रिदान डॉक्टर के सामने बैठा था। सामने कोई और नहीं, डॉक्टर अरसलान खान थे। डॉक्टर खान हंसते हुए बोले, आखिरकार दादाजी ने तुम्हें वापस बुला ही लिया। अब बताओ, कितने दिन रुकने का इरादा है? रिदान गंभीरता से, अब और कोई रास्ता नहीं था। दादू को आना ही था तो मुझे भी आना पड़ा। अब मैं यहीं हूँ, वापस नहीं जा रहा। डॉक्टर खान मुस्कुराए, अच्छा किया, वरना दादू भी हर बार एक ही बीमारी का ड्रामा कब तक करते। रिदान चौंक कर, ड्रामा मतलब? डॉक्टर खान, हाँ, तुम जानते हो, दादाजी का ड्रामा तो हमेशा से चलता आ रहा है, पर इस बार वाकई हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। अब उन्हें शुगर से दूर रखना होगा। रिदान ने गहरी सांस ली। रिदान, मालूम है मुझे, कभी कभी दादू की हरकतें देखकर मैं भी हैरान रह जाता हूँ। डॉक्टर खान मुस्कुरा रहे थे कि तभी रिदान ने फिर पूछा, एके, मुझे बताओ, वो कैसा है?
डॉक्टर खान थोड़े अनजान बनते हुए बोले, वो कौन? किसकी बात कर रहे हो? रिदान उसे घूरते हुए बोला, एके, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर खान गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम जानकर करोगे क्या? क्यों परवाह कर रहे हो उसकी? रिदान, कब तक तुम दोनों उस एक बात को लेकर एक दूसरे से मुंह फेरते रहोगे? कितने साल हो गए अब उस बात को। डॉक्टर खान की बात सुनकर रिदान की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। फ्लैशबैक शुरू होता है। स्कूल का फेयरवेल था। चारों दोस्त हमेशा की तरह पूरा एटीट्यूड लेकर पार्टी में एक साथ एंट्री करते हैं। सारी लड़कियां उन्हें देखकर फिदा हो रही थीं। आखिरकार चारों ही किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते थे। पार्टी शुरू हुई, चारों हंसते मस्ती करते, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का अंत नजदीक आया, दो दोस्तों के बीच बहस तेज हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पूरा स्कूल चौंक कर उन्हें देखने लगा। जो चारों हमेशा एक दूसरे की जान हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। तभी उन दोनों को बाकी दो दोस्तों ने बीच बचाव करके अलग किया, लेकिन तब एक दोस्त गुस्से में बोला, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। दूसरे ने भी ताव में जवाब दिया, यही भरोसा था तुझे मुझ पर और हमारी दोस्ती पर? तो ठीक है, लानत है ऐसी दोस्ती पर। आज से मैं भी ये रिश्ता तोड़ता हूँ। इतना कहकर दोनों उल्टी दिशाओं में चले गए और उनके पीछे उनके बाकी दो दोस्त भी। वापस वर्तमान में डॉक्टर खान, रिदान कहाँ खो गया? रिदान आंखें झपकाते हुए बोला, कहीं नहीं, और हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई खुशफहमी में मत रहना। मैंने तो बस यूं ही पूछा था, ये जानने के लिए कि वो और कितना बदल चुका है। कहीं वो तुम्हें भी किसी गैर के लिए ना छोड़ दे, इसलिए थोड़ा बचकर रहो। डॉक्टर खान मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी सालों पहले भी तुम दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं थी। बस ईगो की वजह से कोई आगे नहीं आया। ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो। खैर, ये बताओ, आरवी भी वापस आ गया क्या? रिदान, नहीं, अभी तक नहीं आया। तभी डॉक्टर खान का फोन बजने लगा। फोन टेबल पर पड़ा था और स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, ए राव कॉलिंग। रिदान की निगाहें फोन स्क्रीन पर टिक गईं। डॉक्टर खान ने सब समझते हुए फोन स्पीकर पर लगाया और रिदान की तरफ देखते हुए बोले, हेलो आरव। फोन के दूसरी तरफ एक ठंडी लेकिन गहरी आवाज आई, शार्प 8 PM विथ एंटीडोट, और कॉल कट हो गई। डॉक्टर खान हैरानी में कुछ कह ही नहीं पाए। उनका चेहरा उस पल बहुत ही मासूम सा लग रहा था, जैसे किसी बच्चे से उसकी टॉफी छीन ली गई हो। रिदान ने वो आवाज सुनी और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मन ही मन बोला, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, खड़ूस के खड़ूस ही रहते हैं। और इतना कहकर डॉक्टर खान को उनकी हैरानी में छोड़कर रिदान चुपचाप कैबिन से बाहर निकल गया। आगे क्या होगा? क्या अरवा अपनी सुकून भरी नींद ज्यादा दिनों तक ले पाएगी? क्या एंटीडोट उसका इलाज करेगा? और उसकी छुपी हुई शक्तियां कब पूरी तरह से जागृत होंगी? और आखिर रिदान डॉक्टर अरसलान से किसके बारे में पूछ रहा था? वो चार दोस्त कौन थे? जानने के लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ें। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार ही मेरी लेखन की ताकत है। मेरे प्यारे पाठकों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। आगे आपको और भी धमाकेदार, रोमांचक और मजेदार ट्विस्ट मिलेंगे। और हाँ, जिस किरदार का मुझे बेसब्री से इंतजार था, उसकी एक झलक आपको अगले चैप्टर में मिलेगी। मेरा फेवरेट तो वही होगा। आपका कौन है? कमेंट्स में अपना फेवरेट किरदार लिखकर बताएं। जिस किरदार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मैं उसे और ज्यादा गहरे और दिलचस्प तरीके से सामने लाऊंगी।